हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। ये वर्कशीट 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। चलिए तो फिर इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। इसमें आपको दो कैरेक्टर दिए हुए हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है जिज्ञासा। और ये दोनों आपस में बातें करते हुए हम इस चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों की बातें सुनेंगे और इन दोनों की बातों से हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, जिज्ञासा से ये ज्ञान पूछता है, कहता है, जिज्ञासा दीदी, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। जब हम प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी पे देखते हैं तो हमें रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखते हैं यानी संरचना दिखती हैं, वही हमारी कोशिका होती हैं। तो इसी के आधार पर ये पूछता है, क्या सभी जीव इसी प्रकार की कोशिका से बने होते हैं? क्या सभी ऐसे ही रेक्टेंगुलर शेप की कोशिका से बने होते हैं? तो इसका जवाब ये देती है जिज्ञासा, कहती है नहीं, ज्ञान सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने तो होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं, और कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अर्थात सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? कोशिका। और यही कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक, मूलभूत का मतलब यहाँ पर बेसिक यानी सबसे छोटी यूनिट, जो क्या कर रही है हमारे शरीर में? क्रियात्मक कार्य निभा रही है, सारी क्रियाएं कर रही है, सारे काम कर रही हैं। और संरचनात्मक इकाई है यानी हमारे शरीर की संरचना भी कर रही है। और क्योंकि सभी जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है, उसने आगे बता भी दिया है कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सभी कार्य और शरीर की संरचना कौन प्रदान कर रही है? हमें कोशिका प्रदान कर रही है। क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका सभी कार्यों को भी कर रही है और संरचना भी हमारे शरीर को प्रदान कर रही है, इसीलिए ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे लिखते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखिए सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने हैं, लेकिन कोशिकाओं से मिलके बने हैं, लेकिन किसी के अंदर कोशिका केवल एक ही होती है, अर्थात वह जीव केवल एक ही कोशिका से मिलके बना होता है। और कभी कभी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इसी के बेस पर जीव दो प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर समझाया है, पहले एक कोशी के जीव और दूसरे नंबर पे बहुकोशी के जीव। तो देखिए दोनों की परिभाषा है, केवल एक कोशिका से बने जीव को एक कोशी के जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। इसी तरह देखिए बहुकोशी के जीव क्या होंगे? आपको लिखना होगा, अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं और इस प्रकार बहुकोशी के जीव बनता है। और बहुकोशी के जीव के उदाहरण क्या है? पादप, जंतु और कवक। तो देखिए यहाँ पर बताया, कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो वो ऊतक बनाएंगी। एक से ज़्यादा कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? ऊतक। और वही ऊतक आपस में मिलके बनाएंगे अंग, और वही अंग आपस में मिलके बनाएंगे अंग तंत्र। अंग तंत्र से यहाँ पे देखिए समझिए, जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र है जो एक से ज़्यादा अंगों से मिलके बना है, जिसमें आमाशय है, शूद्रांत्र है, अग्नाशय है, पित्ताशय है। तो ये सब क्या है? हमारे शरीर में तंत्र हैं। और यही तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? यही तंत्र मिलकर बहुकोशिकीय जीव बना देंगे। यही क्या बना देंगे? बहुकोशिकीय जीव, जिनके उदाहरण है पादप, जंतु और कवक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं। आगे लिखा है, यानी आगे फिर से ज्ञान एक क्वेश्चन कर रहा है कि दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो इसका जवाब जिज्ञासा देती है, नहीं ज्ञान, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं हैं, बल्कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब कोशिकाएं संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, तो देखिए दोनों के बारे में उन्होंने बताया। पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये सरल कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली क्या है? एक कोशिका के बीच में एक छोटा सा हिस्सा केंद्रक होता है, तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, तो वह झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के मिलके बने हुए जीव का उदाहरण क्या है यहाँ पर? बैक्टीरिया। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है?
ये जटिल कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक भी होते हैं और कोशिका अंगक भी होते हैं और वो झिल्ली युक्त होते हैं। यानी इसके अंदर मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर जो केंद्रक है उस पर झिल्ली होगी, जबकि प्रोकैरियोटी में झिल्ली नहीं थी। दूसरा, इसके अंदर और छोटे छोटे अंग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक। क्या बोलते हैं, कोशिका अंगक। ये कोशिका अंगक क्या काम करते हैं, ये कोशिका अंगक हमारे इस कोशिका को जिसमें ये हैं इसको जीवित रखने में मदद करते हैं। ये कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे ये कोशिका जीवित रहती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन कोशिका अंगक के ऊपर भी अपनी अपनी झिल्ली होती है, ऐसे करके, ऐसे। किस कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका हमारी ये भी दो प्रकार की होती है, एक पादप और एक जंतु। ये पादप यानी प्लांट में पाई जाती है और ये जंतु यानी एनिमल में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। अब प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी में थोड़े से अंतर और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटी कोशिका में अंतर, उसके बाद यूकैरियोटी कोशिका में अंतर। तो देखिए, पहला अंतर है आकार का। तो पहला अंतर हमारा आकार का है। आकार से समझिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है। कितना, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर क्या है, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये बहुत छोटा साइज़ होता है। लेकिन उसी के कंपेयर में यूकैरियोटिक कोशिका थोड़ी सी देखो बड़ी होती है, आकार में बड़ी। ये कितने माइक्रोमीटर की होती है, 5 से 100 माइक्रोमीटर की। इसके बाद इसके अंदर स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका जो केंद्रक है इसका केंद्रक हमें स्पष्ट नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, देखिए, इसकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती। अब झिल्ली नहीं होती तो इसका मतलब ये झिल्ली ना होने की वजह से इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है जिसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं उसी के अंदर घुला मिला सा लगता है, स्पष्ट नज़र नहीं आता। तो इसीलिए बोला है स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि इसके अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से नज़र आता है। तीसरे नंबर पे देखिए, केंद्रकाय उपस्थित होता है। ये केंद्रकाय क्या है, इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर जो चीज़ें हैं जिनको हम आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं ये इसके अंदर उपस्थित होती हैं, जबकि इसके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रिका उपस्थित होती है। अब ये केंद्रिका क्या है, किसी भी कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर एक छोटा सा केंद्रक और होता है। उस छोटे से केंद्रक को यहाँ पर केंद्रिका बोला जा रहा है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित नहीं होती बल्कि केंद्रिकाय उपस्थित होता है। अच्छा, उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट अंगक अनुपस्थित। अभी मैंने अंगक आपको बताया था, कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे से अंग होते हैं जो कोशिका को जीवित रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हीं को कोशिका अंगक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर विशिष्ट कोशिका अंगक नहीं होते, जो होते हैं वो बहुत ही साधारण से होते हैं, स्पेशल नहीं होते, बहुत ही साधारण से होते हैं। लेकिन इसके अंदर विशिष्ट कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं और साथ के साथ वो अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, इन पे झिल्ली भी चढ़ी होती है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, जबकि इसके अंदर एक से अधिक क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या हैं, हमारे कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है जिसको हम बार बार केंद्रक बोल रहे हैं, इस केंद्रक के अंदर ऐसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे इनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी होती है जिसे बोलते हैं आनुवांशिक सूचना, मींस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये सेल के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने में मदद करते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोटिक के अंदर तो केवल एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं। इसके उदाहरण याद रखेंगे जैसे कि बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के उदाहरण याद रखेंगे जैसे पादप, जंतु और कवक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको और देख लेते हैं कि कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद क्या बताया गया है
कि ये जो रॉबर्ट हुक ने सेल को पता लगाया था, ये एक तरह की मृद यानी मरी हुई कोशिका थी। कोशिका को हम सेल बोलते हैं, तो इसलिए मैं बार बार सेल भी बोल रहा हूँ। तो ये एक डेड सेल थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किसने पता लगाया? ल्यूवेनक ने। इन्होंने कब पता लगाया? इन्होंने पता लगाया 1974 में। 1974 में। तो इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में पता लगाया था और इन्होंने मृत कोशिका के बारे में पता लगाया था। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में पता केवल रॉबर्ट हुक ने ही लगाया था, ये आपको याद रखना है। उसी कोशिका को कि वो जीवित है किसने बताया था? ल्यूवेनक ने। तो आपको ये याद रखना है। अब कोशिका सिद्धांत क्या होता है इसको समझते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती मीन्स जो पहले वाली कोशिका हैं उन्हीं कोशिकाओं से बनती हैं। इसी बात को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। दोबारा समझाता हूँ। कोशिका सिद्धांत में बताया जाता है कि सभी जीव एक तो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और दूसरा ये सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिका से यानी जो पहले से कोशिका मौजूद थी उनसे बनी हैं। अर्थात अगर मान लीजिए ये कोशिका है तो इसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी, इसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी। तो इसी को हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। और ये कोशिका सिद्धांत हमारे दो वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका एक का नाम है एम स्लीडन, एक का नाम है एम स्लीडन। इन्होंने 1838 में, और दूसरे वैज्ञानिक है टी स्वान। इन्होंने 1839 में इस कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब क्या होता है कि कोशिका के बारे में धीरे धीरे तब इसलिए पता लग रहा था क्योंकि कोशिका बहुत छोटी होती है, हम इसको देख भी नहीं सकते। तो हम इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो बहुत छोटी चीज़ों को भी बड़ा करके दिखाए। तो उस समय सूक्ष्मदर्शी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी एडवांस हुई उसके बाद हमने कोशिका के अंदर की और छोटी छोटी चीज़ों को जाना और इस तरीके से हम कोशिका के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना एकत्रित कर पाए। एक सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है, उसमें कितने कितने भाग होते हैं, यह आपको यहाँ पे एक सूक्ष्मदर्शी के चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये एक सूक्ष्मदर्शी का चित्र है और इसको आप देख के थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले है कि कोशिका की परिभाषा दीजिए कि कोशिका क्या होती है। तो देखिए हम सब जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर हम इस बात को यहाँ से लिख देंगे कि सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं, और कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। यानी यहाँ तक लिख देंगे, सभी से लेके करती है। तो अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में है कि प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटी कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए कितना आसान है, बस आपको इस टेबल में लिखे हुए अंतर को आसानी से लिख देना, ये वाले अंतर। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में, 1665 में। और उन्होंने पूछा कैसे की, तो कह दीजिएगा कि उन्होंने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि एक कोशिक जीव क्या होते हैं और बहुकोशिक जीव क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव जो होते हैं, आप यहाँ से इतना टॉपिक पढ़ के लिख दीजिएगा कि एक कोशिक जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं जिनका उदाहरण है अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। और बहुकोशिक जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनका उदाहरण है पादप, जंतु और कवक। क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है तो आप देखिए खुद से लिखने की कोशिश करिए, इससे आप सीखेंगे भी। आई होप आपको ये सब बातें मेरी समझ आ गई होंगी। ये कोरोना से रिलेटेड कुछ
निर्देश हैं जो आपको देखने हैं और इनका पालन करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।